Welcome students, I am Avantika from Knowledge Station. Now today we'll study the further chapter of Geography, Resources and Development, the first chapter. And today we'll start from studying about land resources. Why we are particularly focusing about land? Because whenever we talk about any venture, कोई भी हम न्यू चीज़ सेटअप करने जा रहे हैं ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो भी लैंड बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिज़नेस की बात करें, शॉप की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, रोड्स की बात करें, हर चीज़ के लिए हमें लैंड बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से लैंड रिसोर्स इज़ focused in this chapter. Okay, but we know that land is an asset of finite magnitude. Finite magnitude का क्या मतलब है कि लैंड लिमिटेड होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम और लैंड क्रिएट कर सकते हैं, लैंड तो लिमिटेड ही होता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करें। इंडिया में अगर हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करें इनटू वेरियस रिलीफ फीचर्स, तो हम देखेंगे कि 43% एरिया प्लेन एरिया है, जिससे हम अच्छा खासा एग्रीकल्चर में लगा सकते हैं और इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। माउंटेनियस एरिया है 30%, ओके, जिससे रिवर्स अच्छे से फंक्शन करती हैं, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है। एंड अबाउट 27% है प्लेट्यू रीजन, विच मीन्स a rich reserve of minerals and fossil fuels. Okay, now if we talk about land utilization, कि जब हम कैटेगराइज करते हैं लैंड को कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ सेटअप करनी है हमको, तो ये डिफरेंट 5 तरह के हम लैंड यूजेस बताते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट। ओके, अगर हम क्लासिफाई करें कि ओके ज़मीन है, लैंड है और वहाँ पे इतने % एरिया में फॉरेस्ट है, तो एक तरह का लैंड यूज़ होता है फॉरेस्ट। सेकेंड होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, दैट मीन्स वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? या तो वो अनफर्टाइल लैंड है, वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, या फिर हमने उस लैंड के ऊपर रोड्स, बिल्डिंग्स या फैक्ट्री सेटअप कर लिए, तो वहाँ कल्टिवेशन नहीं हो सकता। ओके, थर्ड टाइप की जो कैटेगरी है वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, पर उसका यूज़ कैसे हो रहा है, या तो वो पास्चर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है। ओके, पास्चर ग्रेजिंग लैंड क्या होता है कि चरवाहों के लिए जो उनके एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं उस लैंड पे। एक और जो यूज़ है वो है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स। ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स क्या होती हैं कि जिसको आप कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही उग जाते हैं। ठीक है, तो वो एरिया कैसा है, अनकल्टिवेटेड है। और सी है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है कल्चरेबल, दैट मीन्स वहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, बट 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है कि उसको कल्टिवेट नहीं किया है। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ लैंड यूज है फैलो लैंड। फैलो का मतलब होता है जो खाली पड़ा हुआ है। ओके, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, वो खाली लैंड पड़ा है। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है करंट फैलो। करंट फैलो मतलब जिसको एक एग्रीकल्चरल ईयर हुआ है जिससे खेती नहीं हुई है। ठीक है, कितनी टाइम से खेती नहीं हुई है, एक एग्रीकल्चरल साल से। और सेकंड कैटेगरी है जिसमें 1 से 5 साल हो गए हैं जब से उसको कल्टीवेट नहीं किया गया है, जानबूझ के नहीं किया गया है। क्यों नहीं करते हैं, कभी कभार फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस पर अभी तो नहीं हो रही है ना कल्टीवेशन, इसलिए हम उसको कहेंगे फैलो लैंड। देन कम्स नेट सोन एरिया। इसके क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है बेटा जहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, कल्टीवेशन हो रही है और आउटपुट मिल रहा है, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। और एक और टर्म है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में से, सपोज दिस इज योर फील्ड, ओके, तो आपने इतनी एरिया में फसल लगाई, ऑल राइट, तो ये पूरा तो आपका नेट जोन एरिया है।
पर आपने एक साल में इस एरिया में 3 बार फसल लगा दी और इस एरिया में 1 बार लगाई, तो हम काउंट करेंगे इस एरिया को 3 टाइम्स कर देंगे। ओके, और इसको जितनी बार 1 बार हुआ है तो हम इसको 1 बार लगाएंगे। तो हम इस टोटल करके फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जितनी बार फसल लगी उतनी बार हमने उस एरिया को कैलकुलेट किया, वो होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, सो ये डिफरेंट लैंड यूटिलाइजेशन है। अगर हम लैंड यूज पैटर्न की बात करें इंडिया में, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लैंड के यूज़ को डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ कैसी बनावट रही है हिस्टोरिकली, क्लाइमेट कैसा रहा है, सॉइल टाइप्स कैसे रहे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, उसी हिसाब से यूज़ का पता लगाया जाता है लैंड का। सी यू ऑल्सो हैव अ फिगर हियर 1.4 जिसमें बता रखा है कि कितने सारे यूज़ हैं जो अभी हमने पढ़े थे, है ना। नेट सोन एरिया, करंट फैलो, कल्चरेबल, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी थी लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है ये सिर्फ 93% लैंड का है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की अभी प्रॉपरली मैपिंग नहीं हो पाई है। कुछ जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो ऑक्यूपाइड बाय चाइना है और पाकिस्तान है, उस वजह से मैपिंग नहीं हो पाई है। तो हमारे पास डेटा कहाँ का है, 93% का है। उसमें ये देखा गया है कि जो लैंड पास्चर लैंड्स थे वो थोड़े रिड्यूस हुए हैं पहले से। ओके, एंड ज़्यादातर जो अनकल्टिवेटेड लैंड हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं, इसी वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा, या फिर कल्टीवेशन वहाँ हो रही है तो उसमें बहुत लागत लगती है, उस लैंड को फिट बनाने में ही बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस वजह से वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, 1-2 बार कर देते हैं वहाँ पे कल्टीवेशन, पर ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलता। ओके, एंड नेट जोन एरिया भी हम अगर देखें तो स्टेट वाइज बहुत वेरी करता है। पंजाब एंड हरियाणा में 80% से भी ज़्यादा का एरिया नेट जोन एरिया है, जबकि अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर इन जगह पर 10% से भी कम एरिया है जो नेट जोन एरिया में आता है। ऑलराइट, और अगर हम फॉरेस्ट एरिया देखें हमारी कंट्री में तो वो डिज़ायर्ड परसेंटेज से कम है। एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी हमारी कंट्री में 1952 में, उसमें ये रूल बनाया गया था, जैसे एजेंडा 21 था ना, ऐसे ही ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई जिससे ध्यान रखा जाए कि फॉरेस्ट ज़्यादा कट नहीं हो रहे हैं। तो उसमें डिज़ायर्ड परसेंटेज 33 रखी थी, पर वो अचीव नहीं हो पा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो वो कम है, इट इज़ ओनली 23.3%। ओके, फॉरेस्ट एरिया, सो ये डिज़ायर्ड से कम है, इसको इसीलिए हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन होना चाहिए एंड डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। ओके, एंड जो हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी उस पर डिपेंड करती है, जो आसपास के लोग रहते हैं फॉरेस्ट के, उनके लिए भी फॉरेस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, देन कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो जाता है क्योंकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन नहीं कर पाता, और इस वजह से जो उसकी रेपरकशंस होते हैं, रेपरकशंस का मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स, वो बहुत ही सीरियस होते हैं सोसाइटी पर भी और एनवायरनमेंट पर भी। हम देख ही रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट फायर ब्रेकआउट हो जाती हैं हर साल, ठीक है, और कितने कितने टाइम तक वो चलती हैं। तो ये रिपरकशंस ही हैं बेटा सोसाइटी पे, क्योंकि हम इरेशनल कंजम्पशन कर रहे हैं और इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को इतना डैमेज कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, हम ये देखेंगे कि 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, वो सब हमें कहाँ से मिल रही हैं, वी आर ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम लैंड। पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी हैं जिनसे लैंड डिग्रेड होता है, और उसकी वजह से जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ओके,
फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज़ की स्पीड हमने और तेज़ कर दी है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब की वजह से लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। ये भी देखा गया है कि माइनिंग साइट्स पे एक्सकेवेशन के बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत ही प्रोन टू नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाता है ना, खोखली हो जाती है ना ज़मीन। इस वजह से वहाँ पे बहुत इजीली नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहाँ बता रखा है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन हुई है माइनिंग की वजह से, जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ऑन लैंड। ओके, एंड ये आपको स्टेट वाइज थोड़ा पता होना चाहिए कि इन स्टेट्स में किस वजह से हुआ है, माइनिंग की वजह से हुआ है। अगर हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हुआ है, ओवरग्रेजिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ पे लैंड डिग्रेड किस वजह से हुआ है, वहाँ हुआ है ड्यू टू वाटर लॉगिंग, ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन से। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो एल्कलैनिटी है सॉइल की वो बढ़ जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में नहीं रहते, वो बेड रॉक में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग दे हैव टोल्ड अस इज कि कुछ एरियाज़ में जिससे लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जब लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है तो उसके जो एक कंपाउंड्स होते हैं कैल्साइट और सोपस्टोन, ये बहुत ज़्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर में फैलाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और एटमॉस्फेयर में तो फैलता ही फैलता है, सॉइल में भी वो डस्ट पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी में जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में नहीं जा पाता है, वो लैंड पे ही तैरते रहते हैं और जिस वजह से सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, कितने सारे आपको ये रीजंस बता रखे हैं ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। एक और बहुत ही मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटर जो है लैंड डिग्रेडेशन में वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। दैट मीन्स जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, आपको पता है कितना हॉट वाटर उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, क्या क्या एसिड बनते हैं उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाने के बाद जो डिस्चार्ज होता है उन एफ्लुएंट्स का, उनको ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब उनको प्यूरिफाई नहीं किया जाता, फिल्टर नहीं किया जाता, उनको बिना फिल्टर करे ही वाटर बॉडीज़ और लैंड में डिस्चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही हाई लेवल का कंटेमिनेशन हो जाता है वाटर में और लैंड भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। ओके, सो व्हेन वी नो द प्रॉब्लम्स वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशंस। ओके, सो सॉल्यूशंस क्या बता रखे हैं इसके, ये है एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग का, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स होनी चाहिए। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि हमने प्रॉपर बेल्ट्स में लाइन में हमने प्लांट्स लगा दिए, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी जो सॉइल रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सॉइल होल्ड रहता है, इरोजन नहीं होता है। ओके, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये भी यही होता है, ट्रीज प्लांट कर देना सैंडी एरियाज़ में जिसकी वजह से विंड इरोजन ना हो, या फिर थॉर्नी बुशेस ग्रो कर देना, उससे भी फिर इरोजन नहीं होगा जल्दी से ड्राई एरियाज़ में। ठीक है, और क्या बता रखा है, मैनेजमेंट होना चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड्स का, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के डिस्पोजल से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब वही होता है कि वो ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो। ओके, सो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, ये आगे जाके आप लोग भी कल को अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, हर फील्ड में जाएंगे। यू मस्ट ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि वी मस्ट नॉट प्ले विद द एनवायरनमेंट। ओके, बिकॉज इफ एनवायरनमेंट इज देयर only then we will survive. All right students, so I hope you understood my class. If you have any suggestions you may leave your comments in the comment section. Till then, study sincerely and stay safe.